नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आपका अनूप और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हॉरर कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिनका नाम है रमाकांत। तो चलिए अब यह कहानी सुनते हैं रमाकांत जी के नजरिए से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत है और मैं दिल्ली में एक फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता हूं। आज मैं जो किस्सा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और असली घटना है। ये बात उस समय की है जब मैं एक रात फैक्ट्री से सामान लेकर उत्तर प्रदेश के एक गांव में बने स्कूल में डिलीवरी के लिए निकला था। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। उस दिन फैक्ट्री में शाम के वक्त मुझे बताया गया कि एक पुराना स्कूल जो यूपी के एक गांव में बन रहा है, वहां पर कुछ जरूरी फर्नीचर और सामान पहुंचाना है। मैंने ट्रक को तैयार किया और शाम के करीब 6 बजे के आसपास फैक्ट्री से सामान लोड करवाना शुरू किया। फर्नीचर के साथ कुछ शीशे और लोहे की छड़ें भी थीं। लोडिंग में थोड़ा वक्त लग गया और सारे जरूरी कागजात लेकर मैं शाम करीब 6:30 बजे वहां से रवाना हुआ। मैं पहले भी यूपी के बहुत से गांवों में सामान छोड़कर आया था, लेकिन आज जो गांव बताया गया था उसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैप से एक मोटा अंदाजा लगाकर मैं रास्ते पर चल पड़ा। दिल्ली से लखनऊ और फिर वहां से उस गांव तक का रास्ता करीब 600 किलोमीटर से ज्यादा था। मैं मानकर चल रहा था कि अगर बिना रुके चला तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैंने हाईवे पकड़ा तो ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। दिल्ली से बाहर निकलते ही सड़कों पर रौनक कम हो गई। धीरे धीरे अंधेरा गहराता जा रहा था। ट्रक के पीछे सारा सामान बड़ी सावधानी से रखा गया था, खासकर शीशे जो ट्रक के दोनों तरफ पलटों के पास सटा कर रखे गए थे। बीच में थोड़ा बहुत खुला स्पेस था। मैं करीब 2 बजे रात तक लखनऊ के पास पहुंच चुका था, लेकिन अब मुझे तेज भूख लगने लगी थी। फैक्ट्री से निकलते वक्त मैंने अपने लिए टिफिन पैक करवा लिया था, जिसमें मीट और रोटियां रखी थी, लेकिन अब तक भूख ने जोर पकड़ लिया था। लखनऊ से जैसे ही मैं आगे निकला तो शहर की रोशनी भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। आगे एक कच्ची सड़क दिखी जो सीधे उस गांव की तरफ जा रही थी, जिसका नाम मुझे बताया गया था। मैं उस सड़क पर ट्रक मोड़ देता हूं। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। चारों ओर खेत, झाड़ियां और घना अंधेरा। सड़क कहीं कहीं कच्ची थी तो कहीं पक्की, लेकिन ज्यादातर जगहों पर टूटी फूटी और सुनसान। अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ट्रक कहीं एक कोने में खड़ा करके टिफिन निकाल लूं। लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई ढाबा, दुकान या रोशनी तक नहीं थी। बस अंधेरा ही अंधेरा और बीच में मेरी ट्रक की लाइट। कुछ आगे जाने पर मुझे सड़क के बगल में एक बड़ का पेड़ दिखाई देता है और उसके पास एक वीरान सा इलाका था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले यहां कुछ था, लेकिन अब सब उजड़ चुका है। मैं ट्रक को उसी बड़ के पेड़ के नीचे रोक देता हूं। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हुई थी। मैंने केबिन की खिड़की थोड़ी नीचे की और अपनी पानी की बोतल से हाथ धोकर वहीं सीट पर बैठकर टिफिन खोल लिया। जैसे ही मैंने टिफिन खोला, उसमें से मीट की महक पूरे केबिन में फैल गई। भूख ने और जोर पकड़ा और मैं खाने में लग गया। मैं पहला निवाला खा ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ट्रक के बिल्कुल पास से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है, एकदम धीमी, जैसे कोई दर्द में हो और धीरे धीरे रो रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला लेने गया, वही आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। अब मैं थोड़ा चौंक गया था। मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था। टाइम देखा 2:45। आधी रात का वक्त, सुनसान इलाका और बगल में खामोश बड़ का पेड़। माहौल एकदम भारी लगने लगा था। अभी मैं सोच ही रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है, तभी एक और बार वहीं सिसकने की आवाज आती है और इस बार 2 लोगों की लग रही थी। मैं खाना वहीं छोड़कर केबिन से नीचे उतरता हूं, मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूं और धीरे धीरे ट्रक के आगे की तरफ बढ़ता हूं। बड़ के पेड़ के नीचे उस वीरान इलाके की तरफ नजर जाती है तो वहां एक महिला बैठी थी और उसके पास एक छोटा लड़का। दोनों किसी के शव के पास बैठे हुए थे और जोर जोर से रो रहे थे। अब यह दृश्य मेरे लिए एकदम चौंकाने वाला था, एकदम अजीब, क्योंकि मैंने ट्रक रोका था यह सोचकर कि यह वीरान इलाका है, लेकिन यहां तो 2 लोग और एक लाश मौजूद थी। मैं थोड़ा करीब जाकर धीमे से पूछता हूं, क्या हुआ बहन जी, ये आप लोग यहां इस हालत में क्यों बैठे हो? वो औरत रोते हुए कहती है, भैया
ये मेरे पति की लाश है। 3 घंटे हो गए लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा इसको गांव तक ले जाने का। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई मदद नहीं, बस आप ही दिखे हो। उसकी हालत देखकर मन पिघल गया। अब मैं ट्रक ड्राइवर तो था लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैंने कहा, ठीक है बहन जी, आप लाश को मेरे ट्रक में रखवा दो, मैं आपके गांव तक छोड़ दूंगा। लड़का कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। औरत ने एक बार मुझे देखा और फिर धीरे धीरे अपने पति की लाश को सफेद चादर में लपेटकर मेरे साथ ट्रक की ओर बढ़ी। मैंने खुद उस लाश को कंधों से पकड़ा और ट्रक के पीछे के खाली हिस्से में बहुत सावधानी से रखवा दिया। मैंने औरत से कहा, आप दोनों आगे आकर केबिन में बैठ जाइए। लेकिन उसने कहा, भैया आप मेरे बेटे को अपने साथ बिठा लीजिए, मैं पीछे अपने पति के पास बैठूंगी। मैंने सिर हिलाया और केबिन की तरफ मुड़ गया। मैंने ट्रक का फाटक खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अंदर की तरफ से एक बार फिर निगाह गई। वो औरत अब धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही थी, जहां ट्रक के पिछले हिस्से में उसने अपने पति की लाश रखवाई थी। उसके साथ वो लड़का भी वहीं खड़ा था, लेकिन अचानक वो मुड़ा और मेरी तरफ आने लगा। मैंने अपनी खिड़की खोल दी और उससे कहा, आजा बेटा, सामने बैठ जा, पीछे बैठने की जरूरत नहीं है। वो लड़का धीरे धीरे ट्रक के फाटक की तरफ आया। उसका चेहरा गमगीन था, लेकिन उसमें कोई डर या घबराहट नहीं थी। एक अजीब सी शांति थी उसकी आंखों में। वो ट्रक में चढ़ा और बिना कुछ बोले मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब मैं फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई ट्रक ने अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। मैंने फिर कोशिश की, दोबारा चाबी घुमाई, फिर वही आवाज, जैसे कोई इंजन फंस गया हो। अब तक ट्रक ने कभी ऐसा नहीं किया था। मैंने कुछ दिन पहले ही बैटरी और सर्विस दोनों करवाए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन तभी मेरे बगल में बैठा लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखकर कहता है, स्टार्ट नहीं होगा अंकल। उसकी आवाज में एक ठहराव था, लेकिन वो शब्द, उसका लहजा कुछ तो अजीब था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तू क्या जानता है ट्रक के बारे में? वो फिर मुस्कुराया और इस बार थोड़ा और चौड़ा, जैसे वो मेरे सवाल का जवाब ना देना चाहता हो, बल्कि मुझे उलझन में डालना चाहता हो। माहौल एकदम सन्न था। ट्रक बंद पड़ा था। पीछे अंधेरा था, जहां उसकी मां एक लाश के पास बैठी थी और सामने मेरी बगल में बैठा एक अजनबी लड़का जो अजीब बातें कर रहा था। मैंने फिर से एक बार कोशिश की, चाबी घुमाई और इस बार इंजन ने थोड़ी जान दिखाई, लेकिन फिर वहीं रुक रुक कर बंद हो गया। तभी मेरी नजर सामने वाले डैशबोर्ड पर रखे टिफिन की तरफ गई। टिफिन खुला पड़ा था और उसमें से अब भी मीट की तेज महक आ रही थी, पर इस बार वो महक मीट जैसी नहीं लग रही थी। उसमें एक कसैली, हल्की सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके टिफिन बंद करना चाहा, लेकिन उस लड़के की नजर भी अब टिफिन पर टिक गई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुका और बिना मुझसे कुछ पूछे टिफिन को उठाकर खोल लिया और बिना किसी हिचक के उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा निकालकर खाने लगा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, अरे पूछ तो लेता बेटा, ये तो। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुंह में मांस भरा था और तेज तेज चबाने लगा, जैसे कई दिन से भूखा हो। पर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भूखा है। उसका चबाना, उसका निगलना, जैसे कोई जानवर किसी शिकार को नोच रहा हो। मेरा ध्यान अब पूरी तरह उस पर था। तभी अचानक मेरी नजर उसके पैरों पर गई। मैंने जैसे ही नीचे देखा, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। उसके पैर एकदम सफेद थे, बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह सफेद, और उन पैरों की रगें काली काली उभरी हुई थीं, जैसे कोई नक्शा बना हो नसों का। मैंने घबरा कर चेहरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन वो अब भी उसी तरह मांस चबाता रहा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं, लेकिन कोई इंसानी चमक नहीं थी उनमें। अब मुझे यकीन होने लगा था कि ये लड़का कुछ और ही है, शायद इंसान नहीं। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर ट्रक चालू हो जाए तो मैं तुरंत यहां से भाग निकलूं। और जैसे ही मैंने वो सोचा, मैंने फिर से चाबी घुमाई और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। बिना एक पल गंवाए मैंने ट्रक को गियर में डाला और धीमी गति से आगे बढ़ा दिया। रास्ता अब भी उबड़ खाबड़ था। ट्रक की स्पीड ज्यादा नहीं थी। 5 से 7 की स्पीड में धीरे धीरे ट्रक हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ट्रक के पिछले हिस्से में अब सन्नाटा था, लेकिन फिर अचानक खराश भरी दर्दनाक चीखों की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत जोर जोर से मंत्र बुदबुदा रही हो। आवाज धीमी थी लेकिन कांपती हुई, हवा में लहराती सी। मैंने चाहा कि पीछे की तरफ ना देखूं,
लेकिन फिर भी एक बार शीशे से झांक कर देखा तो जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। ट्रक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सामने वीरान रास्ता, बगल में वो अजीब सा लड़का और पीछे से आती वो मंत्रों जैसी आवाजें। सब मिलकर माहौल को इतना भारी बना रहे थे कि मेरी सांसें खुद ब खुद तेज चलने लगी थीं। मैंने बड़ी हिम्मत करके पीछे वाले कांच के पार झांक कर देखा और वहां जो देखा उसने मेरी आंखें फाड़ दी। वो औरत जो थोड़ी देर पहले अपने मरे हुए पति के पास बैठी थी, अब उसके हाथों में दो बड़ी बड़ी हड्डियां थीं और उन हड्डियों के बीच में एक नींबू जैसा कुछ हवा में टिका हुआ था, जो बिना छुए, बिना किसी सहारे के खुद ब खुद गोल गोल घूम रहा था। वो हड्डियां जिस दिशा में हिलती, वो नींबू भी उसी तरफ गोल घूमता जाता। अब मेरी धड़कनें बेलगाम हो चुकी थीं। मैंने और ध्यान से देखा, उसके चेहरे की चमड़ी गायब थी। हाँ, चमड़ी नहीं थी, बस सूखा हुआ मांस और उसे टपकता गाढ़ा लाल खून उसके गले से बहकर नीचे गिर रहा था। उसके हाथ की उंगलियों में लंबे लंबे नाखून थे जो उन हड्डियों को जकड़े हुए थे जैसे किसी शिकारी के पंजे। मैंने जैसे ही देखा, मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूटते छूटते बचे, पर तभी बगल में बैठा लड़का जो अब तक चुपचाप मांस खा रहा था, अचानक रुक गया। उसने मुंह में आधा निवाला रखा था लेकिन चबाना बंद कर दिया और सीधे मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें बिल्कुल गहरी, बिल्कुल स्थिर थीं। उसने धीरे से कहा, क्या देख रहे हो अंकल? जो देख रहे हो वही सच है। उसका इतना कहना था कि मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा, एकदम भयानक हंसी जिसमें मजाक नहीं बल्कि खौफ भरा हुआ था। उसकी हंसी उस वीराने में गूंज रही थी। मैं अब समझ गया था, मैं फंस चुका हूं। पीछे की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं बची थी, लेकिन डर ऐसा था कि एक बार फिर झांक कर देख ही लिया। अब वो औरत उस लाश को जैसे फाड़ रही थी, बिल्कुल बीच से चीरती हुई। उसके हाथ में एक बड़ा सा कसाई वाला चाकू था और वो उस मांस को फाड़ रही थी जैसे कोई पुराना सामान खोलता है। उसने लाश को बीच से फाड़कर उसमें कुछ डालना शुरू किया, जैसे कोई बैग में कपड़े भरता है। मेरी सांसें रुकने लगी थी, मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। बस एक ही ख्याल, किसी तरह इस ट्रक को यहां से निकालूं। लेकिन ट्रक अब भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर बहुत धीरे चल रहा था। मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, और तभी मेरे जहन में आया हनुमान चालीसा। मैंने एक बार गले को साफ किया और मन में श्री गुरु चरण सरोज रज बोलना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहला दोहा बोला, बगल में बैठा लड़का अचानक से हड़बड़ा गया। वो अब हंस नहीं रहा था। उसने अचानक दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। बंद कर इसे, बंद कर इसे, वो बड़बड़ा रहा था। लेकिन मैंने रुकने की जगह तेजी से आगे पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, उस लड़के की हालत बिगड़ती गई। वो सीट पर करवटें लेने लगा, जोर से सांसें लेने लगा और अब उसके मुंह से खून की लाट टपकने लगी थी। वो खून मेरी आंखों के सामने टिफिन में पड़े मांस पर गिरा और जैसे ही वो बूंदें मांस पर पड़ी, उसमें से एक धुएं की लहर उठने लगी। धुआं ऐसा जैसे किसी तेजाब से कोई चीज जलती हो। अब मेरा यकीन और गहरा हो गया था, ये इंसान नहीं है। मैंने अपनी आवाज और तेज कर दी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर अचानक वो लड़का एक काले धुएं में बदलकर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। सीट खाली थी, बगल में कोई नहीं था। मैंने तेजी से एक लंबी सांस ली, लेकिन खतरा टला नहीं था। पीछे वो औरत अब भी थी। उसकी आवाज अब और ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो कराहते हुए कोई तांत्रिक भाषा में बोल रही थी। अब मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से झुककर डैशबोर्ड की दराज खोली। मैंने अपना बायां हाथ स्टीयरिंग पर कसकर पकड़े रखा और दाएं हाथ से झुककर डैशबोर्ड की दराज खोली। अंदर एक छोटी सी लाल कपड़े की पोटली थी जिसे मैं हर वक्त अपने ट्रक में रखता था। ये मुझे मेरे एक बुजुर्ग ने दी थी। बोले थे, मुसीबत में इसे खोलना और जो इसमें है उसे अपने चारों ओर बिखेर देना, ये तंत्र को काट देगा। अब जब पीछे से आती तांत्रिक मंत्रों की आवाजें और लाश को फाड़ने की वह अजीब हरकतें देखीं, तो मुझे यकीन हो गया कि वक्त आ गया है इस पोटली को इस्तेमाल करने का। मैंने पोटली खोली। उसमें कुछ गेहूं के दाने, थोड़ी भस्म और एक लोहे की कील थी। मैंने एक नजर पीछे की ओर डाली। वो औरत अब भी उसी गुस्से और तंत्र में डूबी हुई थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और वो जो लाश थी
उसे वो अब किसी बर्तन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। शरीर के अंदर कुछ ठूंस रही थी और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। मैंने कांपते हाथों से पोटली में से गेहूं के दाने निकाले और झट से उन्हें केबिन के चारों कोनों में बिखेर दिया। फिर मैंने थोड़ी भस्म उठाकर अपनी हथेली पर मल ली और आंखें बंद करके एक बार फिर हनुमान चालीसा दोहराना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही मैंने तीसरी बार यह पंक्ति बोली, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे किसी जानवर को जिंदा जलाया जा रहा हो। मैंने फिर से शीशे से पीछे झांका। अब जो देखा उसे रूह कांप गई। वो औरत अब मेरे ट्रक से नीचे कूद गई थी, लेकिन जाने से पहले उसने उस लाश पर कुछ छिड़का था, शायद कोई तांत्रिक चीज, और उसके जाते ही उस लाश ने हिलना शुरू कर दिया। हाँ, लाश जिसे मैंने खुद अपने हाथों से ट्रक में रखा था, अब धीरे धीरे हिल रही थी। मैं सुन्न हो गया। ट्रक के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी, शरीर से पसीना बह रहा था और मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़कर बैठा था। तभी सामने से वही लड़का फिर से दिखाई दिया, जो थोड़ी देर पहले काले धुएं में बदलकर गायब हो गया था। अब फिर से सड़क पर था। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और एक तरफ का जबड़ा नीचे की तरफ लटक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब तक मेरे ट्रक की स्पीड बहुत धीमी थी। मैं जितना चाह रहा था उतना तेज नहीं चला पा रहा था, क्योंकि सड़क अब भी उबड़-खाबड़ थी। मैंने गियर बदला, एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक रुक रुक कर ही बढ़ रहा था। तभी वो लड़का मेरे ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, सिर्फ 5 से 6 कदम की दूरी पर। उसके कपड़े अब भीगी हुई मिट्टी जैसे गीले थे, हाथ खून से सने थे और आंखें गड्ढों जैसी गहरी। अब उसने सीधा मेरी तरफ देखना शुरू किया। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं और मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़े उसे घूर रहा था। मन में आया, ये इंसान नहीं है, इसे कुचल कर निकल जाना होगा। मैंने ब्रेक छोड़ा और ट्रक को सीधा उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो गायब हो गया। एकदम सामने से, बिना किसी आवाज, बिना किसी धुएं के, खाली हवा। मैंने ट्रक को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन अब मेरी नजरें बार बार पीछे की खिड़की से होती हुई ट्रक के पिछले हिस्से पर जा रही थी। वहां जहां वो लाश थी, अब वह लाश पहले जैसी चुप नहीं थी। वहां हरकतें हो रही थी, कभी कुछ सरकने की आवाज, कभी कुछ खुरचने की आवाज, जैसे कोई ट्रक की अंदरूनी दीवार को नाखून से खरोंच रहा हो। मैंने डैशबोर्ड पर रखी लोहे की कील को उठाया और जेब में रख लिया। अब कुछ भी हो, इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ने वाला था। ट्रक अब एक पुराने श्मशान घाट के पास से गुजर रहा था। रात के 3 बज चुके थे। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि हेडलाइट बंद कर दूं तो शायद कुछ भी दिखाई ना दे। जैसे ही श्मशान की दीवार के पास पहुंचा, मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। कोई अंदर से बार बार हॉर्न बजा रहा था और वो आवाज इतनी बेसुरी थी कि जैसे किसी बच्चे ने पहली बार हॉर्न पकड़ा हो और छोड़ नहीं रहा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने तुरंत ट्रक को वहीं रोका, सांस अंदर खींची और जेब से लोहे की कील निकालकर सीधा पीछे की खिड़की से लाश के ऊपर फेंक दी। जैसे ही मैंने जेब से निकाली गई, वो लोहे की कील पीछे की खिड़की से फेंकी, सीधा उस लाश के ऊपर एक भयानक चीख गूंज उठी। चीख इतनी तेज और अस्वाभाविक थी कि मेरे कान के पर्दे तक सनसनाने लगे। वो लाश जो अभी तक चुपचाप ट्रक के पीछे लेटी थी, अब ऐंठने लगी थी। उसका पूरा शरीर जैसे झटके से खींच रहा हो, कभी ऊपर उठ रहा था, कभी नीचे गिर रहा था। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, जय बजरंग बली। साथ ही फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मेरे शब्दों के साथ साथ ट्रक का माहौल बदलने लगा था। अब जो पहले गाढ़ा भारीपन था, वो धीरे धीरे गर्माहट में बदल रहा था। लेकिन तभी मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में जो जगह खाली थी, वहां से धुएं की लहरें उठने लगीं। हाँ, एकदम वैसे ही जैसे कोई प्लास्टिक या मीट जलता है और उसमें से गाढ़ा धुआं उठता है। उस धुएं के साथ साथ छोटे छोटे जलते हुए अंगारे भी उड़ने लगे थे। मैंने घबराकर शीशे की खिड़की बंद कर दी और ट्रक को तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का एक्सीलेटर दबाने पर भी वो ज्यादा तेज नहीं जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत पीछे से ट्रक को खींच रही हो। मेरे सामने की सड़क अब बिल्कुल खाली थी, लेकिन ट्रक जैसे खुद ब खुद धीमा होता जा रहा था। मैंने गियर बदला, दोबारा कोशिश की
और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। तभी सामने करीब 10 मीटर दूर वो लड़का फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ा नहीं था, बल्कि सीधा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। चेहरा नहीं, एक काला गड्ढा लगता था। आंखें थी ही नहीं, सिर्फ खाली गहराई। और उसका शरीर, अब वो इंसानी शरीर नहीं रह गया था। उसके हाथ अब दोनों तरफ झूल रहे थे और उंगलियां एकदम लंबी और टेढ़ी हो चुकी थीं। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा ट्रक उसकी ओर बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उसे टकराने ही वाला था, वो हवा में उड़ गया। न धक्का न धमाका, बस गायब। लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे की खिड़की से एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने पलट कर देखा, ट्रक के पिछले हिस्से में वो जगह जहां लाश रखी थी अब पूरी तरह जली हुई थी। वहां सिर्फ राख और थोड़ी बहुत आग की चिंगारी दिख रही थी, पर लाश गायब थी। हां, जिस लाश को मैं खुद लाया था, जो कुछ देर पहले तक हिल रही थी, अब वहां से गायब थी। मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। तभी मेरी गर्दन के पीछे एक सांस की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई एकदम करीब हो, बहुत करीब। मैंने बिना कुछ कहे धीरे से शीशे में देखा। वो औरत, हाँ वही, जो ट्रक से नीचे कूद गई थी, अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसके होंठ हिले और उसके मुंह से निकला, तू बच नहीं पाएगा। मेरे हाथ एक पल को स्टीयरिंग से छूट गए। सांसें फूली हुई थी। मैंने हिम्मत करके फिर से जोर से चिल्लाया, हनुमान जी की जय। उसके साथ ही मैंने जेब में से भस्म का आखिरी हिस्सा निकाला और पूरी मुट्ठी से चारों ओर फेंक दिया। जैसे ही भस्म हवा में फैली, वो औरत एक बार फिर चीखती हुई धुएं में बदलकर ट्रक से बाहर गायब हो गई। अब मैं थक चुका था, अंदर से टूटा हुआ पर जिंदा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां कुछ नहीं था। कील, भस्म, गेहूं, सब कुछ अब खत्म हो चुका था। ट्रक की स्पीड अब फिर से ठीक हो चुकी थी। सड़क थोड़ी समतल हो चुकी थी और गांव ज्यादा दूर नहीं था। मैंने ट्रक को फिर से गियर में डाला और कहा, अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, अब नहीं। मैंने ट्रक की स्पीड धीरे धीरे बढ़ा दी थी। रात का सन्नाटा अब भी उतना ही गहरा था, लेकिन मेरी सांसों में जो थरथराहट थी वो अब थोड़ी शांत हो रही थी। मैंने खुद से कहा, बस अब कुछ नहीं होगा, तू स्कूल तक पहुंच जा, फिर आराम। रास्ता अब थोड़ा खुला हुआ लग रहा था। कुछ दूर खेतों के बीच एक गांव की बस्ती की झलक दिखने लगी। दूर दूर 2-4 घरों की टिमटिमाती रोशनी भी दिखी। मुझे अंदाजा हो गया, मैं अब मंजिल के करीब हूं। जैसे ही गांव की सीमा शुरू हुई, सड़क थोड़ी साफ हो गई। ट्रक अब बिना किसी झटके के चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर एक पुरानी सी दीवार नजर आई, जिस पर सफेद रंग से लिखा था, सरकारी प्राथमिक विद्यालय सोनहठी गांव। यही वो स्कूल था जहां माल पहुंचाना था। मैंने ट्रक को दीवार के किनारे लगाया और उतरकर सामने का गेट देखा। गेट की हालत जर्जर थी, लोहे का बना था, लेकिन जगह जगह से झंग खा चुका था। स्कूल की चारदीवारी के अंदर झांका तो कुछ दूरी पर एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी, जिसकी छत कुछ जगहों से टूटी हुई थी। खिड़कियां लटक रही थीं और दरवाजा आधा खुला था। यह जगह एक स्कूल कम और एक भूला हुआ खंडहर ज्यादा लग रही थी। मैंने ट्रक से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी अंदर से किसी के बात करने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज एकदम हल्की थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आ गया, वही आया है, इस बार अकेला है। मैं ठिठक गया। एक हाथ से ट्रक की चाबी मुट्ठी में कस ली, दूसरे हाथ से जैकेट का कॉलर पकड़ा और थोड़ी हिम्मत करके स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। दरवाजे को हल्के से धकेला। छर्र छर्र की आवाज के साथ वो अंदर की तरफ खुला। सामने एक बड़ा हॉल था, लेकिन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। टॉर्च निकाली और रोशनी अंदर फेंकी। धूल जमी हुई बेंचें, एक टूटा हुआ ब्लैक बोर्ड और कोनों में बिखरे हुए कागज। ये सब देखकर समझ में आ गया कि इस स्कूल में कई सालों से कोई पढ़ाई नहीं हुई। पर सवाल यह था, फिर सामान यहां क्यों मंगवाया गया? मैंने आगे बढ़ते हुए जोर से आवाज लगाई, कोई है? माल लेकर आया हूं, रमाकांत, दिल्ली से। कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर चिल्लाया, हेलो, सामान उतारना है, कोई है क्या? अब अंदर से कुछ आवाजें आईं, लेकिन जवाब नहीं, बस कुछ सरसराहट, जैसे कोई पर्दे के पीछे सरक रहा हो या कोई चीज धीरे से खिसकी हो। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और कुछ भी साफ नहीं दिखा। तभी मेरी पीठ पीछे से कोई फुसफुसाता है, तुम लेकर आए हो उसे?
मैं एकदम पलटा, कोई नहीं। पीछे सिर्फ वही दीवार, धूल और एक टूटी हुई कुर्सी थी। अब मेरा माथा ठनक गया था। मैंने जेब से वही लोहे की कील वाली पोटली की बची राख के कुछ कण निकाले जो कपड़े में चिपके रह गए थे और धीरे से अपनी जेब में ही दबाकर रखा। अब एक बार फिर मन में हनुमान चालीसा दोहरानी शुरू की। तभी स्कूल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आई। रोना बहुत धीमा लेकिन बहुत ही पीड़ा भरा। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में मोड़ी और वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही पीछे के हिस्से की ओर बढ़ा, वहां एक छोटा सा कमरा दिखा। उसका दरवाजा बंद था लेकिन उसके नीचे से हल्की रोशनी छन रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई है अंदर? रमाकांत बोल रहा हूं, फैक्ट्री से माल लाया हूं। कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे से दरवाजे को धकेला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे में एक चारपाई थी और उस पर एक लाश पड़ी थी, सिर से पांव तक सफेद कपड़े में लिपटी हुई। लाश के सिरहाने बैठा एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें मेरी तरफ उठीं और बिना पलक झपकाए वो मुझे घूरता रहा। मैंने डरते डरते पूछा, यहां माल पहुंचाना था, क्या आप ही मालिक हैं? उसने कहा, तू लेकर आया है ना उसकी देह, अब हम उसको यहीं रखेंगे। मैं चौंका गया। किसकी देह? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपनी सूनी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोला, उसे जो तेरा पीछा कर रही थी वो लौटेगी। ये स्कूल उसी के लिए खुला है। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। स्कूल की खिड़कियों से बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और मुझे लगा कि वही लड़का, वही औरत शायद कहीं ना कहीं आसपास ही हैं। उस बूढ़े आदमी की आंखें अब भी मेरी आंखों में घड़ी थीं। उसका चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था, जैसे सदियों से उसी मुद्रा में बैठा हो। कमरे के कोने में रखी लाश से एक धीमी ठंडी हवा बह रही थी जो कमरे के अंदर अजीब सा सन्नाटा भर रही थी। मैंने धीमे स्वर में फिर पूछा, बाबा, किसकी देह की बात कर रहे हैं आप? कौन लौटेगी? उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज थोड़ी भारी और टूटी हुई सी लगी। जिसे तुमने रास्ते में देखा, वो स्त्री जो अपने पति की लाश के साथ आई थी। मैं सन्न रह गया, पर वो तो मैंने कहना चाहा, लेकिन जुबान लड़खड़ा गई। उसने बात काट दी। वो इस स्कूल की मालकिन थी, यही उसका घर था, यही उसका श्राप। मैंने धीरे से कहा, मालकिन? पर वो तो चुड़ैल जैसी थी। बूढ़ा आदमी एक लंबी सांस लेकर बोला, हाँ, आज से 20 साल पहले इस स्कूल की जमीन उसी के नाम थी। उसका पति गांव के अस्पताल में कंपाउंडर था। एक रात अस्पताल में आग लगी और उसका पति, नर्सें, डॉक्टर सब मारे गए। गांव वालों ने कहा वो हादसा था, लेकिन वो औरत कहती रही ये किसी ने जानबूझकर करवाया। जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो उसने खुद ही सबको एक एक कर मारने की कसम खा ली। अब मेरी रूह और ज्यादा सिहर गई थी। तब से वो भटक रही है। इस स्कूल को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। किसी ने न पढ़ाई की, न मरम्मत। जब भी कोई यहां काम करने आता, कुछ न कुछ हादसा होता। कोई बीमार पड़ता, कोई गायब होता और कई बार किसी को उसकी परछाई दिखती थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्यों भेजा गया? बूढ़ा अब मेरी तरफ धीरे धीरे चला आया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, क्योंकि इस बार वो खुद अपनी देह वापस लाना चाहती थी। मैं ठहर गया। देह? तू जिस लाश को ट्रक में लेकर आया था, वो उसी का पति था। अब मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा, पर वो तो पूरी तरह जला हुआ था, फटा हुआ, उसमें तो कुछ भी नहीं बचा था। बूढ़ा आदमी बोला, जिसका इंतजार 20 साल से हो, वो कैसे अधूरा रह सकता है? अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों ट्रक में वो अजीब घटनाएं हो रही थी, क्यों वह औरत मंत्र पढ़ रही थी, क्यों वो लड़का कभी आता था, कभी गायब हो जाता था। तो वो लड़का, उसकी औलाद, जो उस रात अस्पताल में पैदा हुई थी, लेकिन आग में जलकर भस्म हो गई थी। कमरे का तापमान एकदम ठंडा हो गया था। मेरी हथेलियों में पसीना था, पीठ पर सिहरन थी। मैंने पूछा, अब क्या होगा? बूढ़ा बोला, जो होना था वो हो चुका है। देह वापस आ चुकी है। अब उसका इंतजार खत्म हुआ और तेरा काम भी। मैंने बाहर की ओर देखा। आसमान में अजीब सी लालिमा थी, जैसे सूरज नहीं, कोई जला हुआ चांद निकल रहा हो। बूढ़ा धीमे से बोला, जाने से पहले एक काम करना, स्कूल के गेट के बाहर जो बड़ का पेड़ है, वहां एक दीपक जला देना, ताकि आज के बाद उसकी आत्मा कभी रास्ता न रोके।
मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप बाहर आया। गेट के पास पहुंचा। जेब में एक माचिस और एक दिया रखा था। शायद वो भी उसी पोटली के साथ था जो अब तक मेरे पास थी। मैंने वो दिया जलाया और जैसे ही लौ निकली, एक धीमी सी स्त्री की हंसी पीछे से सुनाई दी। मैं पलटा नहीं, बस चुपचाप ट्रक में चढ़ा और रास्ते की ओर ट्रक मोड़ दिया। बड़ के पेड़ के नीचे जब मैंने दिया जलाया तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। वो पेड़ जो अब तक बस एक साया लग रहा था, उसकी डालियां अचानक हवा के बिना ही हिलने लगी, जैसे किसी ने ऊपर से पकड़कर उन्हें झकझोर दिया हो। पर मैं अब पीछे मुड़ने वाला नहीं था। मैंने बिना रुके ट्रक स्टार्ट किया और गांव की सीमा से बाहर निकल आया। सड़क अब साफ थी। आसमान में अजीब सी चांदनी फैली हुई थी, कुछ पीली कुछ लाल। ट्रक अब पूरी रफ्तार में था, पर मैं धीमा चला रहा था। उस पूरी रात में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसका हर सीन बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। पीछे जो औरत थी, उसका चेहरा, वो लड़का, उसकी सूनी आंखें, लाश का फाड़ा जाना, और वो बूढ़ा जो सब कुछ पहले से जानता था। लेकिन एक बात अब भी दिल में चुभ रही थी, क्या वो सब वाकई खत्म हो गया? मैंने ट्रक के मिरर से पीछे देखा। अंधेरा था, खाली सड़क। मैंने खुद को समझाया, सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ट्रक की केबिन के अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज आई। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। फिर सीट के नीचे से हल्की सी सांस लेने जैसी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई सो रहा हो। मैंने झुककर देखा, अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और सीट के नीचे रोशनी डाली। कुछ नहीं था। मैंने वापस सीधा होकर बैठना चाहा, पर तभी मेरी नजर सामने डैशबोर्ड पर पड़ी। जहां पहले टिफिन रखा था, वो जगह खाली थी, लेकिन अब वहां कुछ और रखा था, एक कटी हुई जली हुई चूड़ी। मैंने ट्रक एकदम किनारे लगाया और ब्रेक मारा। सांसें तेज, आंखें फटी हुई। मैंने तुरंत जेब टटोली। उस लाल पोटली के टुकड़े अब भी मेरी जेब में थे, जो राख की तरह बचे थे। मैंने जेब से वो राख निकाली और डैशबोर्ड पर फेंक दी। वो चूड़ी वहीं पड़ी रही। फिर अचानक ट्रक के बाहर बाईं खिड़की पर किसी के नाखूनों के खुरचने की आवाज आई। मैंने तुरंत उस तरफ देखा। खिड़की पर कोई चेहरा था, आंखें वही गड्ढे जैसी आंखें, बाल जले हुए, होंठ पिघले हुए मांस से ढके हुए। वो लड़का था, पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो बस देख रहा था। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा की अगली पंक्ति जोर से दोहराई, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। जैसे ही वो पंक्ति पूरी हुई, खिड़की पर कुछ नहीं था, सब गायब। ट्रक में फिर से सन्नाटा। मैंने गहरी सांस ली और फिर एक बात खुद से कही, अब कोई रास्ता नहीं बचा, या तो ये पीछा छोड़ेंगे या मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ट्रक फिर से चल पड़ा था। चूड़ी अब डैशबोर्ड से गिरकर सीट के नीचे लुढ़क चुकी थी और मैं बिना पीछे देखे सीधे सड़क की ओर आंखें गड़ाए बैठा था। सुबह होने में शायद 1 घंटा बचा था। आसमान का रंग अब थोड़ा हल्का होने लगा था, लेकिन अंधेरे में वो धुंधलापन अब भी था, जो हर चीज को अधूरा और डरावना बना देता है। मैंने कोशिश की कि कोई भजन चालू कर लूं। मोबाइल उठाया, लेकिन उसमें नेटवर्क गायब था। फिर सोचा, डाउनलोडेड हनुमान चालीसा ही प्ले कर दूं, लेकिन जैसे ही ऐप खोली, मोबाइल फ्रीज हो गया। स्क्रीन अटक गई और एक सुनसान सी तस्वीर पर अटक गई, जिसमें कोई चेहरा नहीं था, बस आंखें थीं। मैंने घबरा कर मोबाइल साइड में फेंका और स्टीयरिंग पर दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। अब मेरा एक ही मकसद था, इस रास्ते से निकल जाना। लेकिन कुछ ही दूरी पर मुझे महसूस हुआ कि ट्रक जैसे अपनी दिशा बदल रहा हो। सड़क एक तरफ जा रही थी, लेकिन स्टीयरिंग खुद ब खुद दूसरी ओर घूमने लगा। मैंने रोका, पर पकड़ नहीं पाया। ट्रक बाईं ओर एक उबड़ खाबड़ रास्ते में मुड़ गया, वो रास्ता जो नक्शे में कहीं नहीं था। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। अब ट्रक एक संकरे, कांटों से भरे रास्ते पर घिसटता जा रहा था। हर तरफ झाड़ियां थीं, कहीं कोई इंसानी हलचल नहीं। और फिर जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, सामने वही वीरान इलाका था, वही बड़ का पेड़, वही उजड़ा हुआ मैदान और वहीं एक जलती हुई आग। मैं दंग रह गया। मैं तो गांव से बहुत आगे निकल चुका था, फिर मैं फिर से यहीं कैसे पहुंच गया? मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। ट्रक अब रुक गया था, इंजन अपने आप बंद हो गया। खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दें। मैं नीचे उतरा और जैसे ही जमीन पर पांव रखा, पैरों के नीचे कुछ गीला और गर्म लगा। मैंने टॉर्च निकाली और नीचे रोशनी डाली। वो खून था,
ताज़ा खून, और वो धीरे धीरे मेरी चप्पलों को छूने लगा। मैंने टॉर्च आगे बढ़ाई और वहां कुछ दिखा। एक आदमी का शरीर जो अधजला था और जिसके सिर पर वही लोहे की कील घुसी हुई थी जो मैंने पहले फेंकी थी। मैं पीछे हट गया। अब मेरा शरीर कांपने लगा था। तभी बढ़ के पेड़ की सबसे ऊंची डाल से एक गूंजती आवाज आई, तू उसे लाया था, अब वो तुझ में बस गई है। मैंने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, बस डालियां, लेकिन वो हिल नहीं रही थी, वो देख रही थी। मैंने वही किया जो मेरे पास आखिरी तरीका बचा था। चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा दोहराना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बार बार दोहराया और फिर मेरे चारों ओर की हवा में भारीपन आने लगा। ट्रक की लाइट अपने आप जल गई। इंजन स्टार्ट हो गया। मैं भागकर केबिन में बैठा और ट्रक को मोड़कर उसी रास्ते पर ले आया जिससे थोड़ी देर पहले आया था। पर वो रास्ता अब सीधा नहीं था, वो अब घूमता जा रहा था। और जैसे ही ट्रक ने एक और मोड़ लिया, मैं किसी और जगह पर था। ना गांव था, ना स्कूल, ना पेड़, बस एक शव जलाने वाला मैदान। कहीं दूर से शंख और चिता की आवाजें आ रही थी। अब मैं समझ गया, कुछ मुझ में आ चुका है। ट्रक की लाइट जल रही थी। इंजन भी अब पहले से ज्यादा शांत था, पर जो जगह सामने थी वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। ना सड़क, ना पेड़, ना मकान, बस चारों ओर खुला मैदान जिसके बीचों बीच जलती हुई चिताएं, कहीं आधी बुझी हुई, कहीं तेज जलती हुई। धुआं इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट भी मुश्किल से आगे तक जा पा रही थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लग रहा था जैसे ये ट्रक अब मेरे हाथ में नहीं, किसी और की मर्जी से चल रहा हो। ट्रक से बाहर उतरने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन अंदर बैठकर भी मेरा मन डोलने लगा था। मैं कौन हूं? ये सवाल पहली बार मेरे अंदर जोर से उठा। मैंने शीशे में देखा, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल, लेकिन एक अजीब बात, मेरी आंखें जैसी दिखती थीं वैसी नहीं थीं। शीशे में जो चेहरा दिख रहा था उसकी आंखें थोड़ी अलग थीं, थोड़ी गहरी, थोड़ी खाली। मैंने अपनी आंखों को छूकर देखा। हाँ, आंखें वही थीं, लेकिन जो शीशे में दिखा वो कुछ और था। फिर एक आवाज आई, रमाकांत, नाम अब तेरा नहीं है। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। ट्रक में मैं अकेला था। फिर वही आवाज, जिसे तूने लाया वो तुझ में समा गया है। अब मेरा माथा ठनका। क्या वो औरत, वो आत्मा, उसका पति, वो सब मुझ में? मैंने तेजी से पीछे की खिड़की से झांका। ट्रक खाली था। वो जगह जहां लाश थी अब साफ थी, पर वहां कुछ लिखा हुआ था। धूल पर उंगली से खींचा गया एक शब्द, शेष। अब मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या ये सब किसी और के साथ हो रहा था, या मैं अब वो इंसान ही नहीं रहा जो ट्रक लेकर दिल्ली से चला था? मैंने ड्राइविंग सीट के नीचे हाथ डाला। वहां मेरी पुरानी डायरी थी जिसमें हर ट्रिप का रजिस्टर रखा करता था। डायरी निकाली, पन्ना पलटा, लेकिन पहले पन्ने पर जो लिखा था वो मैं कभी लिख ही नहीं सकता था। छठी बार लौट आया गया। इस बार ट्रक नहीं, खुद रमाकांत आया। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। अब मेरे होश पूरे उड़ चुके थे। क्या मैं वही रमाकांत हूं, या मैं कुछ और बन चुका हूं? ट्रक की स्पीड अब अपने आप बढ़ने लगी थी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन घूम खुद ब खुद रहा था। और सामने एक पुरानी झील आ गई, एकदम स्थिर, एकदम शांत। ट्रक झील के किनारे रुक गया। सामने पानी के ऊपर एक चेहरा उभरा, वही औरत, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और धीरे धीरे पानी में समा गई। अब ट्रक बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने आंखें बंद की और पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं रमाकांत हूं तो मुझे याद क्यों नहीं कि मैं घर कैसे लौटता हूं? मैंने आंखें बंद की थी, एक उम्मीद लेकर कि जब खोलूंगा सब बदल चुका होगा। शायद सुबह हो जाएगी, शायद ये ट्रक फिर से वही बन जाएगा जो पहले था। लेकिन जब पलकें खोली, कुछ भी वैसा नहीं था। झील अब भी वैसी ही शांत थी। ट्रक अब भी उसी जगह खड़ा था, और मैं अब भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा खुद को जानता था। मैंने शीशे में फिर से देखा, लेकिन अब उसमें मेरा चेहरा नहीं था। वहां वो चेहरा था जिसकी आंखों में भरा था जलता हुआ लाल रंग, जैसे वो अंदर से सुलग रहा हो। मैंने अपनी जेब टटोली, भस्म, राख, पोटली, कुछ नहीं बचा था। अब मेरे पास सिर्फ मैं था, लेकिन वो मैं भी अब पहचान से बाहर हो चुका था। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, एक तेज लंबी आवाज, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। झील के किनारे खड़ा होकर मैंने जोर से चिल्लाया,
कौन हूं मैं? जवाब दो। पर जवाब आया अंदर से, ट्रक की केबिन से। वहीं से एक आवाज आई, जो सवाल करेगा वो कभी घर नहीं लौटेगा। मैंने हिम्मत करके ट्रक की ओर देखा। दरवाजा खुला था। डैशबोर्ड पर एक आईना रखा था जो पहले कभी नहीं था। मैं ट्रक में चढ़ा और उस आईने को देखा। आईने में मेरा चेहरा फिर से दिखा, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, वो हंस रहा था। मैं सन्न रह गया। आईने में मैं मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में मेरी सांसें फूली हुई थी। मैंने एक हाथ से आईने को उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही आईना जमीन से टकराया, उसमें से धुएं की एक लकीर निकलकर मेरी ओर बढ़ी और सीधे मेरी आंखों में समा गई। अब मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक दृश्य आने लगे। वो औरत, वो लड़का, ट्रक में रखी लाश, टिफिन में रखा मीट, टायर के नीचे से बहता खून, झील, स्कूल, बड़का पेड़ और अंत में मेरी खुद की लाश। हाँ, मेरी ही। मैंने देखा, मैं ट्रक के नीचे लेटा हूं, चेहरा जला हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं और उस लाश के पास एक बच्चा खड़ा है, वही लड़का जो मेरे साथ ट्रक में बैठा था। वो कहता है, अब तू भी वहीं पहुंचा जहां सब पहुंचते हैं। तुझे अब नींद आएगी, बहुत देर से जाग रहा है ना। मैंने सिर झटककर आंखें खोली। ट्रक की सीट पर बैठा था, पर मेरी हथेलियां खून से सनी हुई थीं। मेरे हाथों में कुछ था, वही चूड़ी, वही कील और कुछ मांस के टुकड़े। मैंने चिल्लाकर स्टीयरिंग पर सिर पटक दिया। ये सब क्या है? मैं कहां हूं? अब एक ही आवाज चारों तरफ से गूंज रही थी, अब तू बस एक रास्ता है बाकी लोगों को लाने का। तू अब रमाकांत नहीं, तू जरिया है। मैं ट्रक की सीट पर बैठा था, हाथों में वही चूड़ी, वही कील, वही मांस का टुकड़ा। सामने शीशा, लेकिन उसमें अब चेहरा नहीं, सिर्फ धुंध थी। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूं, पर अब एक बात साफ थी, मैं इंसान नहीं रह गया था। मेरे शरीर में गर्मी थी, लेकिन रूह जैसे जमी हुई थी। ट्रक अब फिर से स्टार्ट हुआ, बिना चाबी घुमाए। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, गियर खुद बदल रहा था। मैं बस बैठा था, जैसे अब मैं ही इस ट्रक का सामान बन गया हूं। सामने जो रास्ता खुल रहा था, वो कोई नॉर्मल सड़क नहीं थी। वो एक धीरे धीरे बनता हुआ रास्ता था, जो सिर्फ ट्रक के आगे निकलता था और पीछे मिटता जाता था। मतलब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। और तभी ट्रक की केबिन में एक कागज उड़ता हुआ आया, साधारण सा मुड़ा तुड़ा कागज। मैंने खोला, उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, अब तू लेकर जाएगा अगला, जैसे कोई तुझे लाया था। मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन दिल नहीं धड़क रहा था। मैंने शीशे से बाहर झांका। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, सूट बूट में नहीं, न थैला न बैग, बस एक पुराना कंबल ओढ़े, थोड़ा डरा हुआ और हाथ ऊपर करके ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं जान गया था, यही अगला है। मैंने ब्रेक नहीं मारा। ट्रक धीरे धीरे खुद रुक गया। आदमी भागते हुए दरवाजे के पास आया और बोला, भाई साहब, लखनऊ जाना है, बहुत जरूरी है, बैठा लें क्या? मेरे होंठ खुद नहीं हिले, पर दरवाजा खुल गया। वो आदमी अंदर चढ़ गया। जैसे ही वो बगल की सीट पर बैठा, उसने थकी आवाज में कहा, बहुत भटक चुका हूं आज, भगवान भला करे आपका। मैंने उसे देखा नहीं, बस ट्रक चल पड़ा। कुछ ही मिनट बाद वो आदमी चुप हो गया। बगल में देखा, वो अब गायब था। सीट पर सिर्फ उसका कंबल पड़ा था और कंबल के नीचे एक लाश का हल्का आकार बन गया था। मैंने सिर झुका लिया। अब मुझे समझ में आ चुका था, मैं अब सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, एक जरिया हूं, जिससे वो ले जाते हैं जिन्हें वो बुलाते हैं। अब हर रात जब अंधेरा गहराता है, मैं एक नया रास्ता लेता हूं। कोई ना कोई रुकता है, हाथ हिलाता है, मैं दरवाजा खोल देता हूं। वो चढ़ता है, बैठता है, कुछ देर बाद गायब हो जाता है और हर बार ट्रक के पिछले हिस्से में एक नई लाश आ जाती है। मेरे पास अब कोई नाम नहीं है, ना रमाकांत, ना आदमी, ना जिंदा। मैं अब रास्ता हूं। अब कई रातें बीत चुकी थीं। हर रात मेरा ट्रक अपने आप किसी एक नए मोड़ पर निकलता, कोई ना कोई साया सवार होता, कुछ देर साथ चलता और फिर चुपचाप गायब हो जाता। पीछे ट्रक के ढोने वाले हिस्से में लाशों की गिनती अब मुझे याद नहीं रही थी। पर आज की रात कुछ अलग थी। आज जब ट्रक चला तो रास्ता एकदम शांत था, ना कोई रोशनी, ना कोई परछाई, ना झील, ना स्कूल, ना बड़का पेड़, बस एक लंबी सीधी सड़क जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। मेरे सामने का शीशा आज पहली बार बिल्कुल साफ था और उसमें जो चेहरा दिखा वो मेरा था, लेकिन थोड़ा हल्का, जैसे धुएं में बना हो। मैंने ट्रक को रोका। सामने कोई खड़ा नहीं था,
पर ट्रक की सीट के पास अचानक खुद ब खुद एक दरवाजा खुला। बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, शायद 7 या 8 साल का। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप रमाकांत हैं? मैंने सिर झुकाया। काफी देर बाद किसी ने मेरा नाम लिया था। बच्चा बोला, मैं आपको लेने आया हूं, चलिए। मैंने कहा, तू कौन है? बच्चे ने जवाब दिया, जिसके लिए आपने इतने साल तक सबको पहुंचाया, अब वो आपको लेने आया है। मैंने ट्रक से नीचे कदम रखा। बच्चे ने मेरा हाथ थामा और धीरे धीरे मुझे एक उजाले भरे रास्ते की ओर ले जाने लगा। पीछे ट्रक खड़ा था, एकदम शांत, और फिर अचानक ट्रक धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। बच्चा बोला, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब कोई सवारी नहीं आएगी। मैंने मुड़कर आखिरी बार देखा। जहां ट्रक था वहां अब सिर्फ एक बड़ का पेड़ खड़ा था। पेड़ की डालियां स्थिर थीं, और फिर जैसे ही मैं उस उजाले में कदम रखता गया, हर लाश, हर चीख, हर चेहरा एक एक कर मेरी यादों से मिटता चला गया। मैं अब रमाकांत नहीं था, मैं अब मुक्त था। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।